बिहार के हिंदी साहित्यकार पे हम बता रहे थे, तो उसमें हम रामधारी सिंह दिनकर के काव्य पे हम बोल चुके थे, बता चुके थे। हम उनके गद्य पे बताना चाह रहे थे कि उन्होंने जो गद्य लिखा उसके बारे में हम बताना चाह रहे थे, ठीक है। और उसके पहले हम विद्यापति के बारे में चर्चा किए थे, बिहार के ही थे। रामधारी सिंह दिनकर को देख रहे हैं, फिर और भी कुछ कवियों को देखेंगे। और हम आप लोग को ये भी कहे थे कि खुद से भी ढूंढिएगा कि बिहार में और कौन कौन से साहित्यकार हुए हैं। रिसर्च का मतलब ही होता है कि खुद से गोता लगाना। जब तक से आप अपनी तरफ से जिज्ञासा जागृत नहीं करिएगा, तब तक से कोई फायदा नहीं होगा। तो आप भी प्रयास करिए कि बिहार में और कौन कौन से मुख्य साहित्यकार हुए हैं। हम तो जो मुख्य साहित्यकार हैं उसके ऊपर हम बताएंगे, लेकिन आप लोग और भी ढूंढिएगा, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर के जितना उन्होंने कविता लिखा, वैसे वो कवि के रूप में प्रसिद्ध है, राष्ट्र कवि कहे गए हैं रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन इसके अलावा उन्होंने बहुत ज्यादा गद्य भी लिखा, सिर्फ कविता में ही नहीं, गद्य पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा प्रकाश डाला है। निबंध लिखा है, आलोचना लिखा है, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणु वन, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, ये सब इनके निबंध संग्रह हैं, बहुत प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। और अर्धनारीश्वर तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। अर्धनारीश्वर 1953 में लिखा गया है। ये उनका सबसे प्रसिद्ध है। हाँ, अर्धनारीश्वर सबसे प्रसिद्ध है निबंध संग्रह। हाँ, इसके अलावा इन्होंने मिट्टी की ओर, रेती के फूल, इसके बाद रेती के फूल भी प्रसिद्ध हैं। दो निबंध संग्रह इनके बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, अर्धनारीश्वर और रेती के फूल, ठीक है। ठीक है। और उजली आग इनके लघु कथा का संग्रह है। इसके अलावा इन्होंने आलोचनात्मक कुछ कृतियां भी लिखी हैं, जैसे काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, शुद्ध कविता, हाँ, शुद्ध कविता की खोज, ये सब इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। पंत प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त में इन्होंने तीनों जन की आलोचना की है, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त की बहुत सुंदर आलोचना की है। और शुद्ध कविता की खोज इनका कविता के ऊपर लिखा गया आलोचनात्मक है, आलोचना ग्रंथ है। क्योंकि ये कवि थे, तो कविता को ये किस दृष्टि से देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, इसको समझने के लिए यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है, शुद्ध कविता की खोज, ठीक है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ है, संस्कृति के 4 अध्याय, 1956 में लिखी हुई है इनकी किताब है, जिसपे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय, इसमें ये जो भारतीय जीवन पद्धति है उसके अंतर्गत, उसमें समाहित जो उसकी सांस्कृतिक एकता है, उसके तत्वों पर विचार किया गया है संस्कृति के 4 अध्याय में। और बहुत इनका निबंध है ना मैम? नहीं, निबंध नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोटी किताब ही है संस्कृति पे, भारतीय संस्कृति पे। हाँ, संस्कृति के 4 अध्याय, इसकी प्रस्तावना लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। संस्कृति के 4 अध्याय की, संस्कृति के 4 अध्याय में इन्होंने भारत की संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत को 4 भागों में बांट दिया है। 4 उत्थान हुआ है भारत के संस्कृति के क्षेत्र में, ये उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। पहला उत्थान जब आर्य और आर्येतर सभ्यता मिली वैदिक काल में, उस समय पहला सांस्कृतिक उत्थान हुआ। दूसरा सांस्कृतिक उत्थान उन्होंने यह दिखाया है कि जब गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ। और तीसरा सांस्कृतिक उत्थान ये उन्होंने दिखाया है कि जब ये भक्ति काल आया, मुगल आए उस समय। और चौथा सांस्कृतिक उत्थान हुआ जब भारत में नवजागरण हुआ स्वतंत्रता संग्राम में। तो ये 4 स्टेज से पूरी भारतीय सभ्यता को इन्होंने उस किताब में लिखा है। और साथ साथ भाषा के स्तर पर संस्कृति का विकास कैसे हुआ, इस पर भी बहुत गहराई से प्रकाश डाला है। आप लोग को यदि मौका मिले तो इस किताब को जरूर पढ़िए। संस्कृति के 4 अध्याय संस्कृति को पूरी तरह से समझने के लिए एक मुकम्मल किताब है। भारत की संस्कृति को समझने के लिए बहुत गहराई से लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है।
यस। इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता में इन्होंने हिंदी की जो समस्या है उस पे विचार किया है, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता पर। ठीक है। और ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी में, इसी किताब में है एक चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी, इसमें इन्होंने गांधी जी के योगदान पर प्रकाश डाला है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, कि गांधी जी का कितना योगदान रहा। बहुत सारी लिखे हैं इन्होंने। लोकदेव नेहरू करके इन्होंने जवाहरलाल नेहरू का संस्मरण लिखा है। इसके अलावा इन्होंने कुछ जीवनियों की भी रचना की है, स्वामी विवेकानंद पर, महर्षि रमन पर और महात्मा गांधी के जीवन पर इन्होंने ये जीवनियों की भी रचना की है, जो कि रेडियो रूपक के रूप में है। ठीक है। श्री अरविंदो घोष के काव्य दर्शन से भी प्रभावित होकर के इन्होंने कुछ निबंध और कविताओं का रूपांतर किया है, हिंदी में किया है। दिनकर की डायरी, इन्होंने अपनी एक डायरी लिखी है, दिनकर की डायरी। इन्होंने अपने 12 वर्षों के मानसिक उथल पुथल को इस डायरी में दिखाया गया है। डायरी है ये इनके अपने व्यक्तिगत जीवन की डायरी है, दिनकर की डायरी। इनके जीवन में क्या क्या घटा इस डायरी में इन्होंने दिखाया है। ठीक है। तो इस तरह से दिनकर जी एक विशाल गद्य साहित्य की भी रचना करते हैं। जितने परिमाण में ये कविता की रचना करते हैं, उतने परिमाण में ये गद्य की भी रचना करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये लिखते हैं कि मिट्टी की ओर में एक लिखते हैं कि उनका कोटेशन है कि कलाकार की मानसिक अवस्था विशेष में जीवन अपने जिस अर्थ में प्रकट होता है, उसी के भाव में चित्रण को हम साहित्य कहते हैं। देखिए उन्होंने क्या लिखा है, कलाकार की मानसिक अवस्था विशेष में जिस जीवन अपने जिस अर्थ में प्रकट होता है, उसी के भाव में चित्रण को हम साहित्य कहते हैं। जीवन अथवा प्रकृति का जो प्रतिबिंब हम साहित्य में देखते हैं, वह पहले कलाकार के हृदय पर पड़ा, इसके बाद उसका जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब को कलाकार के हृदय ने रस पिया, और उसके बाद वो उसकी कल्पना से भींग करके साहित्य के रूप में प्रकट हुआ। ठीक है। तो जब तक से सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो साहित्यकार होता है वह समाज को तो देखता है, साहित्य समाज का दर्पण अवश्य कहा जाता है, लेकिन किसी भी साहित्य को पढ़ने के लिए और जानने के लिए उस कलाकार, उस साहित्यकार के जीवन का अवलोकन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कलाकार अपने मानसिक अवस्था में जाकर, जिस अवस्था में जी रहा है, जिस मानसिक अवस्था में जी रहा है, उस मानसिक अवस्था से उसका साहित्य अछूता नहीं रह सकता। हाँ, जैसे कि निराला अपने जिस जीवन को जिए थे, दुख भरा जीवन, उनके सारे परिवार डेथ कर गए थे, तो जिस मानसिक अवस्था में रह करके उन्होंने साहित्य लिखा, हम उनके साहित्य को पूरी तरह से तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक से कि हम निराला जी के मानसिक अवस्था का हम अध्ययन नहीं करेंगे। उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर जब तक नहीं विचार करेंगे, उनके अपने जीवन के, निजी जीवन के, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है एक कलाकार के लिए, क्योंकि उसके अपने जीवन की छाप उसकी रचना पर पड़ना स्वाभाविक है। प्रेमचंद ने जिस गरीबी का जीवन जिया था, भले वो प्रसिद्ध साहित्यकार थे, प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापक भी थे, लेकिन उन्होंने फिर भी गरीबी का जीवन जिया था, क्योंकि उनके पास बार बार पैसे का अभाव हो जाता था। नौकरी उन्होंने बीच में छोड़ दी थी, तो बार बार पैसे का अभाव हो जाता था। इस वजह से उनके जो घोर गरीबी का जीवन उन्होंने खुद जिया था, वो चित्रण स्वभावतः है कि उनके रचनाओं में दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये एक कलाकार की मानसिक अवस्था से हट करके आप किसी भी कलाकार के साहित्य को नहीं समझ सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने जो महसूस किया अपने जीवन में, उससे हट करके इनकी रचनाओं को नहीं परखा जा सकता। आजकल के साहित्यकारों में उतना ये जो होता है साहित्य में, जो भावमय चित्रण होता है, जो हृदय को छू लेने वाली शक्ति होती है, वो आजकल के साहित्यकारों में उतनी क्यों नहीं दिखाई पड़ती? आप जरा सोचिए। क्योंकि आज कि वो उस विषय वस्तु को, मैम, जो आजकल लेखक है उस विषय वस्तु को भोगते नहीं है, यानी यथार्थ रूप से वो जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आज वो आजकल जैसे आज बोलिए
बोलिए। जैसे आजकल के कोई है किसानी जीवन है, तो पहले के कवि जो है ऐसे किसान जीवन जीते थे तब उसके बारे में लिखते थे। लेकिन हाँ। आज है कि किसी किताब के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से देखकर अपना बहुत ही उस साहित्य को रचना कर रहे हैं, हम्म। जिसके कारण वो यथार्थता नहीं आ रही या वह जीवंतता नहीं आ रही है उस साहित्य में। देखिए, आजकल के जो साहित्यकार हो गए ना, व्यावसायिक हो गए हैं। वो यस। वो उनको इतना पर्याप्त धन मिल जा रहा है कि वो अपने खुद ही सुख सुविधा से अपना जीवन जी रहे हैं। उनके महल भी खड़ा हो जा रहे हैं। उनको वो दिक्कत नहीं आ रही है जो कि पहले के साहित्यकारों को झेलनी पड़ी थी। और इस वजह से वो उस दर्द को अनुभव ही नहीं कर पाते। यदि आज भी जो साहित्यकार इस चीज को अनुभव किए हैं, जैसे कि नागार्जुन अनुभव किए हैं अपने जीवन में गरीबी, जो जो भी साहित्यकार किए हैं अनुभव, वो उनके रचनाओं में वो दर्द उभरा है। आप पढ़िएगा तो आप उससे प्रभावित होइएगा, क्योंकि उन्होंने उस जीवन को झेला है। लेकिन जो साहित्यकार नहीं झेला है वो नहीं चित्रण कर पाया है सही ढंग से। तो ये प्रभाव बहुत ही साहित्य के लिए सबसे बहुत ये प्रभावशाली है कि साहित्यकार का जीवन भी साहित्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो हम दिनकर की बात कर रहे थे। दिनकर अपने मिट्टी की ओर में इसी ओर प्रकाश डालते हैं, और वो कहते हैं, कविता के भी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। वस्तुतः कविता कवि के हृदय में सीधे सीधे पहले उत्पन्न होती है, इसके बाद वह एक, देखिए कविता यदि आप लिखिएगा, अभी यदि आप एक कवि हो तो आप कविता लिखने के मर्म को समझ पाएंगे। यस। हम तो लिखते हैं कविता, आप लोग है, इससे आप लोग इसे पता होगा, विभाग में हम दो मेरे काव्य संग्रह आ चुके हैं। हमको पता है कि कविता कैसे उत्पन्न होती है, हम खुद महसूस करते हैं। तो यदि आप एक कवि हो तो आप खुद महसूस कर पाइएगा कि कविता कैसे उत्पन्न होती है। वह लिखा नहीं जाता है, वो खुद ब खुद लिख जाती है, ये हम मानते हैं। कविता लिखा नहीं जाता, वह स्वयं लिख जाती है। साहित्य, हम ये यदि कोई यह कहे कि साहित्य लिखा जाता है, हम बैठ करके उपन्यास लिखते हैं, नहीं। यदि आप किसी एक मुकम्मल उपन्यास को पढ़ें तो हम उपन्यास लिखा नहीं जाता है, वह खुद ब खुद लिख जाता है। एक साहित्यकार की जब रचना बहुत जो महत्वपूर्ण रचना होती है, वह उसके अंतरात्मा से प्रस्फुटित होती है, उसके हृदय की गहराइयों से प्रस्फुटित होती है। और जब वह लेखनी पकड़ता है उस मनोदशा में, तो उसकी लेखनी स्वतः ही चल पड़ती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कविता या लेखन, जो भी महत्वपूर्ण लेखन है, वह हृदय की गहराइयों से फूट रहा है, उसकी आत्मा से फूट रहा है। और इसी बात की चर्चा रामधारी सिंह दिनकर करते हैं। शुद्ध कविता की खोज आलोचना निबंध में उन्होंने इसी को प्रमाणित किया है कि शुद्ध कविता कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है। यस। तो हम इस बात को लेकर के आप लोग को बता रहे थे कि दिनकर जी का जो साहित्य है, गद्य साहित्य है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिनकर जी ने, हम बताए थे कि दिनकर जी ने निबंधों की भी रचना की थी, बहुत ज्यादा निबंधों की रचना की थी। मिट्टी की ओर और अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। अर्धनारीश्वर में, अर्धनारीश्वर तो विष्णु हाँ प्रभाकर का हाँ भी है। मैं हाँ हाँ, विष्णु प्रभाकर का भी है। 2 जन लिखे हैं अर्धनारीश्वर नाम से, विष्णु प्रभाकर भी लिखे हैं और ये रामधारी सिंह दिनकर भी लिखे हैं। लेकिन विष्णु प्रभाकर जो लिखे हैं वो शायद निबंध नहीं है, कुछ और है। ये इनका जो अर्धनारीश्वर है वो निबंध है। इस संग्रह में रेती के फूल भी तो लिखे। हाँ, रेती के फूल लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। जो अर्धनारीश्वर है उसमें नारी तत्व का महत्ता का वर्णन है। अर्धनारीश्वर नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें नर नारी को लेकर के इसमें नारी तत्व की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें इसी निबंध में, अर्धनारीश्वर में और भी बहुत, ये निबंध संग्रह है, इसमें और भी बहुत सारे निबंध हैं। खड्ग और वीणा, मंदिर और राजभवन, कर्म और वाणी, हृदय की राह, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, दीपक की लौ अपनी ओर, ये सब, हड्डी का चिराग, ये सब निबंध इनके अर्धनारीश्वर में आए हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इस निबंध किया है, निबंध संग्रह किया है कि इनके जो ये निबंध हैं वह कविता के बहुत समीप हैं।
इस तरह के निबंधों में ये जो निबंध लिखे हैं वो चूंकि ये कवि थे तो इनकी रचनाओं पर कविता का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो ये जो निबंध संग्रह है भले गद्य है लेकिन अधिकांशतः ये कविता की भूमि को छूती हुई लगती है। जब आप पढ़िएगा निबंध तो उसमें अधिकांशतः लगेगा कि हम काव्य का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो उस तरह से लिखते ही थे बहुत ही क्योंकि देखिए एक कवि की रचनाओं का, एक कवि की रचनाओं, गद्य साहित्य पर रचनाओं का उसकी कविता का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जयशंकर प्रसाद को उठा लीजिए, उनके संपूर्ण नाटकों में 22-22 गीत आए हैं। लिखे तो है नाटक वो, लेकिन इतना ज्यादा गीत डाले हैं क्यों? क्योंकि वो मूलतः एक कवि है। या फिर धर्मवीर भारती के भी देखिए मैम, अंधा युग नाटक में कितना है। हाँ, अंधा युग नाटक तो गीति नाट्य है। वैसे अंधा युग नाटक नहीं है, वो तो गीति नाट्य ही है। हाँ, गीति नाट्य में तो कविता में ही लिखा जाता है। अंधा युग तो गीति नाट्य है। गीति नाट्य पूरी कविता में ही लिखा जाएगा। यदि कोई गीति नाट्य लिखेगा तो वो नाटक भले होगा लेकिन नाटक का सिर्फ और सिर्फ एक आवरण होगा, लेकिन उसको अपनी सारी बात कविता के रूप में ही लिखनी होगी। यही है गीति नाट्य की विशेषता, इसीलिए तो उसे कहा जाता है गीति नाट्य, ऐसा नाटक जो गा करके पढ़ा जा सके। और अंधा युग तो बहुत ही चर्चित नाटक है। उनका धर्मवीर भारती, हाँ, धर्मवीर भारती का बहुत महत्वपूर्ण नाटक है धर्मवीर भारती का अंधा युग। उन्होंने खुद लिखा था कि जब मैं इस नाटक को लिख रहा था उस समय मेरे मन में इतनी बेचैनी थी कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। आप भूमिका पढ़िएगा, अंधा युग की भूमिका पढ़िए, उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि मैं जब इस नाटक को लिख रहा था तो मेरे मन में इतनी बेचैनी समाई हुई थी कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। जब मैं इस नाटक को लिख करके उठा तब मुझे राहत महसूस हुई। युद्ध और शांति की समस्या पर लिख रहे थे वो, तो वो जिस मन स्थिति में जी रहे थे उस समय उसका वर्णन किया है उन्होंने अपनी भूमिका में कि मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी। कहलाए भी है युद्ध के द्वारा कि युद्ध किसी के लिए भी मतलब कि लाभकारी नहीं हो सकता, चाहे धर्म हो या अधर्म हो, दोनों अशांत होते हैं अंत में। तो ये युद्ध और शांति की समस्या पर, इसीलिए तो नाम पड़ा अंधा युग। जब युद्ध होता है तो एक अंधा युग का आगमन होता ही है। चलिए हम धर्मवीर भारती की ओर नहीं जाएंगे, हम रामधारी सिंह दिनकर की चर्चा कर रहे हैं। तो हम दिनकर जी को जब उठा रहे हैं तो दिनकर जी के महत्व पर हम यही देखते हैं कि दिनकर जी ने विचार अपने बहुत सारे निबंधों में काव्य के समीप ले गए हैं अपने निबंधों को, चूंकि वो एक कवि हैं। इसके अलावा दिनकर जी की जो यात्रा वृतांत भी लिखे हैं ये। फिर इसके बाद इन्होंने बहुत सारे देश विदेश की रचना यात्राएं की थी, उस हिसाब से इन्होंने यात्रा वृतांत लिखा। इसके बाद दिनकर जी मेरी यात्राएं करके जो निबंध इनका यात्रा वृतांत है, इसमें इन्होंने इंग्लैंड, पोलैंड, जर्मनी, रूस, कई जगहों कई देशों की यात्रा की थी, उन सबका वर्णन है इनके इस यात्रा वृतांत में। दिनकर जी ने एक संस्कृति जो आपको उसी से बताया था कि संस्कृति पर लिखे थे, उनके 2-3 निबंध हैं, निबंध नहीं किताब ही है। एक तो है संस्कृति के 4 अध्याय, दूसरा हो गया संस्कृति, भाषा और राष्ट्र, ये भी एक इनका किताब ही है, अलग से किताब है संस्कृति पर। क्योंकि दिनकर को हम राष्ट्र कवि का दर्जा क्यों मिला, एक कवि को राष्ट्र कवि का दर्जा क्यों मिलता है? जब उसकी अधिकांशतः किताबें अपने देश और संस्कृति से प्रभावित होकर के लिखी जाती हैं तब उसे राष्ट्र कवि का दर्जा मिलता है। तो दिनकर जी का जो पूरा काव्य है वह उसी की ओर, उसी पर आधारित होकर के है, अपने देश की संस्कृति पर ही आधारित है। चाहे जितने भी उनकी किताब उठा दीजिए, कविता क्या, इसके अलावा इन्होंने गद्य भी लिखा तो अपने देश की संस्कृति पर ही आधारित करके लिखा। जो भी बहुत सारे इनके निबंध उठाइए या फिर अलग से जो संस्कृति पर किताबें लिखी हैं, सब अपने देश की संस्कृति से प्रभावित होकर के ही लिखी है। परशुराम की प्रतीक्षा पढ़िए, बहुत सुंदर इनका ये काव्य संग्रह है। हम काव्य संग्रह की ओर एक बार फिर लौट रहे हैं। परशुराम की प्रतीक्षा में इन्होंने, जब भारत और चीन युद्ध हुआ था उस समय के युद्ध का पूरा वर्णन है परशुराम की प्रतीक्षा में, और बहुत ही व्यंग से वो कटाक्ष करते हैं उस समय के राज सत्ता पर कि क्यों हारा भारत चीन से, उसको लेकर के लिखते हैं। और अंत में कहते हैं कि एक परशुराम की हमें प्रतीक्षा है, एक और परशुराम की हमें प्रतीक्षा है।
तो दिनकर जी एक संपूर्ण राष्ट्रवादी कवि थे और उसको लेकर के उन्होंने अपने काव्य की रचना की, अपने गद्य की भी रचना की। तो दिनकर जी का एक निबंध है, निबंध हम बार-बार निबंध की तरफ भी जाएंगे। तो दिनकर जी एक लिखे हैं कि गांधी महात्मा गांधी पर हे राम करके निबंध, हे राम। उसमें उन्होंने लिखा है कि निबंध का एक लाइन देखिए, गांधी जी का शव जब चिता पर रखा जाने लगा, जवाहरलाल नेहरू ने एक श्रद्धावान शिष्य के रूप में उनके पांव का चुंबन किया और जब गांधी जी की अस्थियां चुनी जा रही थी, जवाहरलाल नेहरू ने उन पर कुछ पुष्प चढ़ाए और कहा, बापू जी ये फूल हैं जिन्हें आज तो मैं आपकी अस्थियों और भस्म पर चढ़ा रहा हूं, मगर कल ये पुष्प कहाँ चढ़ाऊंगा, किसे चढ़ाऊंगा। यह गांधी के शव पर लिखा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, हे राम करके इन्होंने लिखा था। गांधी के जब उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु को लेकर के इन्होंने ये निबंध लिखा था, हे राम। और उसी में यह लाइन है, बहुत मार्मिक। ठीक है, तो इनका जो निबंध है, निबंध भी बहुत ही महत्वपूर्ण सारे निबंध है इनके, रामधारी सिंह दिनकर के। संस्मरण भी ये लिखे हैं। संस्मरण मुख्यतः इनका जवाहरलाल नेहरू पर आधारित है, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू के परम मित्र थे। रामधारी सिंह दिनकर का और जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती अपने समय में बहुत ही प्रसिद्ध दोस्ती थी। इसीलिए तो संस्कृति के 4 अध्याय की प्रस्तावना या भूमिका कहिए, उसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। इनकी दोस्ती बहुत प्रसिद्ध थी और इसीलिए नेहरू जी पर भी इन्होंने नेहरू जी की भी जीवनी लिखी है। तो ये करके, इस तरह से करके हम इनके संस्मरण को देखते हैं। और इन्होंने गांधी जी के बारे में भी लिखा है। उस समय गांधी जी के समय में थे रामधारी सिंह दिनकर। तो लिखा है कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें वही हवा छू करके आती है जो हवा गांधी जी को छू कर आती है। ये लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर गांधी के बारे में कि तुम ऐसे महामानव हो कि हम धन्य है उस युग में जन्म लेकर के, कि हमें गर्व है कि जो हवा तुम्हारे शरीर को छू करके आती है, वही हवा हमारे शरीर को छूती है। यह गांधी जी के ऊपर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। अब सोचिए कि एक राष्ट्र कवि किस दृष्टिकोण से गांधी को देख रहा था, और इसलिए इसी तरह से इस भाव से ही समझिए कि गांधी जी का प्रभाव उस युग में कितना था, कि जब वो कह रहे हैं कि हमें खुशी है कि हमें वही हवा छू कर आती है जो गांधी जी को छू कर आ रही है। तो आप इसी से समझ जाइए कि महात्मा गांधी का व्यक्तित्व कितना विराट था। उनका आदर्श सबसे बहुत बड़ा ऊंचा था। हाँ, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने देश को स्वतंत्र कराया। सारे देश, विश्व के सारे देश स्वतंत्र हुए गोलियों से और अस्त्र शस्त्रों से, लेकिन भारत का स्वतंत्रता जो हासिल हुई वह मूलतः अहिंसात्मक आंदोलन। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्रांतिकारियों की आलोचना नहीं कर रहे हैं। आप ये कभी नहीं समझिएगा कि गांधी जी की प्रशंसा करते हुए कोई भी व्यक्ति क्रांतिकारियों की आलोचना कर रहा है, और क्रांतिकारियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जनमानस के बीच स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाने में अहिंसात्मक आंदोलन का जितना हाथ रहा, उतना क्रांतिकारी व्यक्तित्व का नहीं रहा। ये भी मानना पड़ेगा, एक सच्चाई है। क्योंकि जनमानस, किसान, मजदूर, गरीब कैसे झुका। क्रांतिकारियों को बाद में अंग्रेज साबित कर देते थे। गांधी के आने से पहले अरविंद घोष जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए थे, लेकिन उन सब क्रांतिकारियों को अंग्रेज डकैत साबित कर देते हैं जनता के सामने। बाद में उन्हें पकड़ पकड़ के जब जेल में डाल दिया था और अंग्रेज उनको साबित कर दे डकैत है सब। जनता का मनोवृत्ति उस टाइप से ढल जाती थी और वो समझ नहीं पाते थे कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम क्या है। लेकिन गांधी जी ने जिस अहिंसात्मक आंदोलन को जन्म दिया, रचनात्मक आंदोलन को जन्म दिया, वो जनता के बीच में यह बात बैठा दी कि स्वतंत्रता संग्राम होता क्या है। गांधी के आने के पहले, इसलिए तो मैम हाँ बोलिए। इसीलिए तो मैम जब कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ, तब 1915 तक जब तक गांधी जी नहीं इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस में एंट्री लिए थे, तब तक उतना व्यापक रूप से कांग्रेस का विस्तार नहीं हुआ था जितना गांधी जी 1915 में हुआ था। क्योंकि गांधी जी है कि बाद में मजदूर, किसान
हाँ, गरीब जितना भी वर्ग के थे वो बच्चा सबको साथ बच्चा लेके तक, चले। बच्चा तक यस मैम, गांधी की बात को समझ गया था, एक छोटा सा बच्चा तक समझ गया था। यस। स्त्रियों को उन्होंने साथ में लिया था, जो कि स्त्रियों को क्रांतिकारी स्त्रियों को साथ में नहीं ले पा रहे थे गांधी से पहले। गांधी के बाद यस मैम, स्त्रियां आई क्रांति के क्षेत्र में, जैसे कि दुर्गा भाभी ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। बहुत सारी स्त्रियां हैं जिन्होंने कि या क्रांतिकारियों का फिर साथ दिया। 1930 में हाँ नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय में हुआ था, हाँ। या फिर 1921 में असहयोग आंदोलन के समय जो ये तो दुकानों पर धरना देते थे। हाँ हाँ, तो स्त्रियों को साथ गांधी जी ने लिया अपने स्वतंत्रता संग्राम में। और उनकी उनकी मतलब कि सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अहिंसात्मक आंदोलन ही नहीं करते थे, उसके साथ साथ रचना गरीब लोग भूखे न मरे, रचनात्मक काम भी करते थे, जैसे कि सूत काटने का, खादी बनाने का, ये सब करके रोजगार की भी व्यवस्था करते थे, लड़ाई भी लड़ते थे और रोजगार की भी व्यवस्था करते थे। ये गांधी की सबसे बड़ी देन है कि लड़ाई लड़ते हुए रोजगार खत्म ना हो, यस क्योंकि सबसे बड़ी चीज है भूख। भूख से जब इंसान बेहाल हो जाता है तो वह कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। गांधी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, नहीं पढ़े थे वो अर्थशास्त्र, वो एक वकील ही थे, बैरिस्टर ही थे, लेकिन वो इतनी गहराई से सारी बातों को समझते थे कि हम आज गांधी वांग्मय का अध्ययन करें, 100 खंडों में है, तो हम मानेंगे कि गांधी जी का पकड़ जीवन के हर क्षेत्र में था। यस यदि यदि वो अर्थशास्त्र नहीं होते तो ऐसे ही जैसे क्रांतिकारी सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं वैसे ही लड़ाई लड़ते, लेकिन नहीं, उन्होंने यह जाना था कि भूख मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है और वो इसे सहन नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने रचनात्मक कार्य भी शुरू कर दिया था। लड़ाई के साथ साथ असहयोग करो, लेकिन अपना स्वदेशी का प्रयोग करते हुए धन कमाने का जरिया भी इकट्ठा करो। जरिए। हाँ, यस तो ये क्योंकि जब गांधी, वो इसीलिए तो आंदोलन जब समाप्त होता था तो वो रचनात्मक क्रिया में जुड़ जाते थे। हाँ हाँ, रचनात्मक काम में जुड़ जाते थे, आंदोलन समाप्त करते ही रचनात्मक काम में जुड़ जाते थे। तो रचनात्मक होते हैं, यस गांधी जी के व्यक्तित्व को इसीलिए नकारा नहीं जा सकता अपने समय में, अपने युग में। हम आप ये नहीं कहेंगे कि आप आजाद को नहीं प्रधानता दीजिए, भगत सिंह को नहीं प्रधानता दीजिए, अरविंद घोष को, नेताजी सुभाष चंद्र, सबका योगदान है और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। गांधी, हम ये भी नहीं कहेंगे गांधी से कम योगदान है, लेकिन जनमानस की दिशा को, जनमानस के मन मस्तिष्क को स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा से जोड़ने का काम महात्मा गांधी ने ही किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसी बात को लेकर के रामधारी सिंह दिनकर ने बापू काव्य संग्रह भी लिखा और महात्मा गांधी की जीवनी भी लिखा और हे राम करके निबंध भी लिखा, और इस सब में उन्होंने गांधी जी की महत्ता पर प्रकाश डाला है। ठीक है, यस तो ये सब बहुत ही रामधारी सिंह दिनकर का जो गद्य साहित्य है वो भी एक बहुत बड़ा है। और डायरी के बारे में बता दी कि दिनकर जी ने अपने 12 वर्ष के जीवन को लेकर के दिनकर की डायरी की रचना की थी, जिसमें उन्होंने अपने आज का भी अपने 12 वर्ष के जीवन को कैसे उन्होंने झेला, उसके बाद भी उन्होंने उसका वर्णन किया है दिनकर की डायरी में। और वो अरविंदो घोष के सबसे बड़े भक्त थे। दिनकर अरविंद घोष से प्रभावित थे, जैसे सुमित्रा नंदन पंत भी अरविंद घोष से प्रभावित थे और प्रभावित होकर के लोकायतन महाकाव्य की रचना की थी सुमित्रा नंदन पंत ने। उसी तरह से रामधारी सिंह दिनकर भी अरविंद घोष से बहुत बहुत प्रभावित थे। अरविंद घोष भी एक बहुत बड़ी शक्ति थे। हम अरविंद घोष के बारे में कुछ बता दें आप लोगों को कि अरविंद घोष का जन्म भी 15 अगस्त को ही हुआ था, जिस दिन भारत आजाद हुआ, उसी दिन उनका भी जन्म दिवस है। अरविंद घोष शुरू में एक क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। अलीपुर षड्यंत्र केस में इनका हाथ में, ये बहुत भारत की जनता को स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागृत करने का इन्होंने बहुत प्रयास किया था अरविंद घोष ने। लेकिन फिर बाद में अलीपुर षड्यंत्र केस में जब ये फंसे तो उनको अलीपुर जेल में बंद किया गया और उसके बाद उन्हें वहीं पर वो सन्यासी जीवन जी। हाँ, तो बार बार भारतीय संस्कृति की तरफ उन्मुख हो जाते थे। तो और उन्मुख होते हुए उन्होंने वेदों उपनिषदों का अध्ययन करना शुरू कर दिया जेल में ही। 1 साल वो जेल में बंद रहे और उसी दौरान उन्होंने पूरा भारतीय वांग्मय का अध्ययन किया और बहुत ध्यान भी किया। जेल के एकांत जीवन में उनको चिंतन और ध्यान करने का बहुत मौका मिला और उसी जेल जीवन में ध्यान की गहराइयों में बहुत ज्यादा ध्यान करते थे। ये लगभग रात भर ध्यान करते थे और उसी दौरान उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि हमें योगी हो सन्यासी हो जाना चाहिए।
और तब उन्होंने yes, संन्यास ले लिया क्रांतिकारी जीवन से। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कह दिया नवयुवकों से कि जो कि आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो व्यक्ति भारत का स्वतंत्रता, जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है वह किसी और के माध्यम से लड़ा जाएगा। लेकिन देखिए, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, यदि इसकी गहराइयों में जाया जाए तो हम इसकी आध्यात्मिक भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, yes, क्योंकि विश्व का कोई भी, किसी भी देश का स्वतंत्रता संग्राम इतना रोचक नहीं है जितना भारत का स्वतंत्रता संग्राम है। इसमें साधु संतों से लेकर के सबका योगदान रहा है। आप साधु संतों के योगदान को भी नहीं नकार सकते भारत की स्वतंत्रता संग्राम में। इसीलिए जब अरविंदो घोष सन्यासी हुए और वो पांडिचेरी चले गए अपनी तप साधना को पूरा करने के लिए, लगभग उन्होंने कितने सालों तक, 40 सालों तक उन्होंने साधना की थी पांडिचेरी में। और क्या कोई व्यक्ति जो कि इतना विद्वान हो, उनको लगभग 18-20 भाषाओं का ज्ञान था। लैटिन जैसा कठिन भाषा, लैटिन सबसे कठिन भाषा है, वो उसके महारथी विद्वान थे। लैटिन, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, ये सब के कठिन विद्वान थे। उनका आप अंग्रेजी साहित्य उठा लीजिए, उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं कि हिंदी इंग्लिश के बड़े बड़े प्रोफेसर्स उसको, उस शब्द को नहीं समझ पाएंगे, अंग्रेजी के उन शब्दों को। इतना बड़ा विद्वान, ऐसे मूर्ख थोड़ा नहीं कि वह अचानक से संन्यास ले लेगा और जा करके 40 वर्षों तक किसी एकांत जीवन में जीने लगेगा। उसके पीछे कोई तथ्य है। आप यदि अरविंदो घोष को समझना चाहे तो उसका पूरा जीवन उठाकर देखिए। हम अरविंदो घोष पर नहीं बोलेंगे, उनके गहराई में चले जाएंगे, योग की तरफ चला जाएगा पूरा बात, तो उस तरफ हम नहीं जाना चाहते हैं। बस हम संक्षेप में यही प्रकाश डालना चाहते हैं कि भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम को परखने के लिए और जानने के लिए हम इसकी आध्यात्मिक भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। इसी आध्यात्मिक भूमिका ने एनी बेसेंट को खींच करके इस भारत में लाया। इसी आध्यात्मिक भूमिका ने सिस्टर निवेदिता को लाया। क्यों लाए? एक गैर मुल्क के लोग हमारे देश के लिए क्यों लड़ रहे हैं? क्या आप एनी बेसेंट ने जो होम रूल आंदोलन चलाया उसके महत्व से आप इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की आध्यात्मिक भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गांधी जी का खुद भी तो पूरा राजनीति, समूची राजनीति धर्म से प्रेरित थी। वैष्णव धर्म से ज्यादा प्रभावित। हाँ, सीधे सीधे बात है, सत्य और अहिंसा का प्रयोग कर दिया राजनीति में। इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने अध्यात्म का प्रयोग राजनीति में कर दिया। इसीलिए गांधी के भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका से आध्यात्मिकता को से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जो जिस तरह से गांधी जी मार्ग अपना रहे थे असहयोग का, उसको देख करके अंग्रेजों की बुद्धि चक्कर में पड़ जाती थी, क्योंकि वो लोग पाश्चात्य सभ्यता के थे, तो उन्हें सिर्फ अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। जी किस तरह से बिना शस्त्र के भी लड़ाई लड़ी जाती है, इसका उन्हें ज्ञान नहीं था। और वो उनका जो गांधी जी का दांव है वो उस पर भारी पड़ जाता था। अब वो कहते थे कि लाठी चलाएंगे तो हम लाठी का उत्तर लाठी खा कर देंगे, लाठी नहीं चलाएंगे हम। तो जब इस तरह से बातें होती थी तो सारे विश्व में छप जाती थी अखबारों में, तो अंग्रेजों की निंदा होने लगती थी। और इस तरह से विश्व के द्वारा एक दबाव पड़ा कि भारत को आजाद करने के लिए। इस तरह से टेक्निक था गांधी जी का। असहयोग आंदोलन मीन्स क्या कि हम समूचे विदेशी चीजों का से असहयोग कर देंगे, किसी भी विदेशी रूल को नहीं मानेंगे, भले हमें कॉलेज में ना पढ़ना पड़े, भले हम अशिक्षित रह जाएंगे, लेकिन हम हर विदेशी चीज का से असहयोग कर देंगे। जब असहयोग ही हो जाएगा तो विदेशी सत्ता यहाँ पे पनपेगी कैसे? तो ये गांधी की टेक्निक थी। तो इस आध्यात्मिक भूमिका से और इस रचनात्मक भूमिका से हम इनकार नहीं कर सकते। तो दिनकर ने इसी बात को उठा करके बहुत सारे निबंधों की रचना की है, क्योंकि दिनकर उसी युग के थे जिस युग में भारत का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। इसलिए हम उससे मुंह मोड़ करके नहीं रह सकते कि दिनकर पर अपने युग का प्रभाव है। इसके बाद उन्होंने आलोचना ग्रंथ भी लिखा था। हम आपको बताए थे कि पंत प्रसाद और मैथिली शरण में उन्होंने इनकी आलोचना की है, पंत प्रसाद और मैथिली शरण में। इस दृष्टिकोण से उन्होंने मैथिली शरण गुप्त को सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी एक सांस्कृतिक कवि थे। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त को भी राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है।
दिनकर के पहले मैथिली जैसे कि शरणगुप्त को भी राष्ट्र कवि घोषित किया गया था। 3 राष्ट्र कवि अभी तक से भारत में घोषित हुए हैं, एक मैथिली शरणगुप्त जी, एक दिनकर जी और एक सियाराम शरणगुप्त। तीन जन सियाराम शरणगुप्त, हाँ 3 जन घोषित हुए हैं। तो ये मतलब कि राष्ट्र कवि घोषित हुए हैं। तो मैथिली शरणगुप्त भी राष्ट्र कवि किस किस तरीके से घोषित हुए? भारत भारती लिखकर। भारत भारती जब उन्होंने लिखा तो वो उसमें इतना ज्यादा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रवाह था कि गांधी जी ने ही उनको कह दिया राष्ट्र कवि, भारत भारती को पढ़ने के बाद। ठीक है, उसमें भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का विवेचन है कविता में, 700 अर्धालियों में। आप भारत भारती पढ़िएगा, अभी तक से पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े मैम उसका। पढ़े भारत भारती? यस मैम, क्योंकि सिलेबस में लगा हुआ था वो। हाँ, भारत भारती पूरी पूरी पढ़िए, पूरी। यदि पूरी पढ़िए तब गहन अर्थ समझ पाइएगा भारत भारती का। नहीं तो उसका कुछ खंड पढ़ना था, पूरी नहीं था। हाँ, आप नेट से निकाल कर पढ़िए ना भारत भारती को पूरा, एक बार पढ़िए। आप लोग पूरा साहित्य में रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि भारत भारती तो आधार स्तंभ है, और आपको बता दें कि भारत भारती अपने युग में गीता की तरह, रामायण की तरह प्रसिद्ध हो गई थी देश के लिए। लोग भारत भारती के गानों को गा गा के लड़ाई लड़ते थे स्वतंत्रता संग्राम का। इस तरह से भारत भारती प्रसिद्ध थी, 1912 में लिखी गई थी। तो ये दिन मैथिली शरणगुप्त का योगदान है। साहित्यकारों के योगदान से हम कहीं भी इनकार नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी युग में हो। साहित्यकार अपनी बहुत बड़ी ताकत होते हैं, उनकी कलम बहुत बड़ी ताकत होती है। प्रेमचंद की रचनाओं को सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था, क्योंकि उसमें उसको जो भी पढ़ता था उसके अंदर देशभक्ति इतना हिलोरे लेने लगता था कि अब लगता था कि अंग्रेजों को सीधे भगा ही देगा। तो इसलिए जब्त कर लिया था, उसकी सारी प्रति को जलवा दिया गया था सोजे वतन के। तो ये साहित्यकारों का योगदान है। तो भारत भारती को मैथिली शरणगुप्त जी को दिनकर जी ने महत्वपूर्ण, अपने समय का महत्वपूर्ण कवि बताया है। और इसमें इन्होंने आर्य संस्कृति को जगाने का प्रयास किया है, चूंकि भारत भारती में, और एक पराधीन देश की आत्मा को जगाने का प्रयास किया था। इसीलिए मैथिली शरणगुप्त को महत्वपूर्ण माना गया है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जावे सत्य छोड़ेंगे नहीं, अंधे बने पर सत्य से संबंध तोड़ेंगे नहीं। निज सुत मरण स्वीकार है पर वचन की रक्षा रहे, है कौन जो उन पूर्वजों के शील की सीमा कहे। इस तरह से भारत भारती में वर्णन है भारतवर्ष का। तो सोचिए कि जो कवि इस तरह से वर्णन कर रहा है वो कितनी गहराई से देख रहा है भारत को। है वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। संसार की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया न सृष्टि का पहले यही विस्तार है। ये भारत भारती में रचना आई है कविताएं। आप समझिए कि भारत भारती किस दृष्टिकोण से लिखे थे वो। और सिर्फ वही नहीं, पूरी, इसलिए तो बोल रहे आपको पूरी भारत भारती पढ़िए, तब समझ में आएगा कि भारत भारती का योगदान क्या है। ठीक है, ठीक। तो ये हम बता रहे थे कि दिनकर का आलोचनात्मक किताबों के बारे में। प्रगतिवाद, चूंकि वो प्रगतिवादी कवि थे इसलिए प्रगतिवाद पे भी उन्होंने लिखा है। इसके बाद नई कविता पर भी, शुद्ध कविता की खोज के दौरान इन्होंने नई कविता पर भी कुछ बताने का प्रयास किया है, नई कविता के लिए। इस तरह से दिनकर जी ने शुद्ध कविता में उन्होंने कुछ कवियों पर भी प्रकाश डाला है, जैसे कालिदास हुए, बाणभट्ट हुए, हाल हुए, जयदेव हुए, कबीर, सूर, विद्यापति, बिहारी, गालिब, महादेवी। ये इन सब के ऊपर इन्होंने प्रकाश डाला है शुद्ध कविता की खोज में, और ये कहते हैं कि ये सारे कवि शुद्ध कवि हैं। अब आप पढ़िए शुद्ध कविता को, यदि कोई पूरा हम भी नहीं पढ़े शुद्ध कविता की खोज, उसमें पढ़ने पर पता चलेगा कि शुद्ध कविता की खोज में क्यों इतने कवियों की इन्होंने बड़ाई की है, इन कवियों की इन्होंने क्यों बड़ाई की है। तो ये सारी बातें हैं। संस्कृति के अध्ययन बारे में बता ही दिए कि दिनकर जी ने संस्कृति के बारे में 2-3 किताबें लिखी थी।
दिनकर जी की भाषा शैली भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा उनका रचना है वैसे ही इनकी भाषा अपना रूप गढ़ लेती है। यदि ये कविता के क्षेत्र में उतरते हैं तो लगता है कि भाषा जो है पाठक को बांध लेकर के अपने में ही बहा कर लेकर चली जाएगी। आप इनका रश्मि रथी पढ़िए, बापू काव्य संग्रह पढ़िए, सब पढ़िए, तो लगेगा कि जैसे कि इनकी भाषा जो है वह पाठक को अपने में ही बांध ले रही है और पाठक इनकी भाषाओं के साथ ही बह रहा है और बहते चला जाता है। बांधने वाली भाषा है। और जिस तरह से इनकी भाषा कविता के क्षेत्र में बांधने वाली है वैसे ही गद्य के क्षेत्र में भी बांधने वाली है। आप संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम संस्कृति के 4 अध्याय गद्य होते हुए भी पढ़ते जाए, क्योंकि बहुत ही सुंदर भाषा है इनकी, प्रवाहमय भाषा है और संस्कृत निष्ठ नहीं है, खड़ी बोली, शुद्ध खड़ी बोली है, एक ऊर्जा लिए हुई है इनकी भाषा। ठीक है, तो ये दिनकर की भाषा है। तो इस तरह से दिनकर के हम साहित्य, यदि गद्य साहित्य का भी मूल्यांकन करें, इनके गद्य साहित्य भी बहुत विशाल है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज दिनकर जी पर हम यही बता दिए, आज खत्म करते हैं। तो क्लास आप लोग को यही बताए कि आज दिनकर जी का गद्य साहित्य, उस समय काव्य बताए थे, आज इनके गद्य साहित्य पर प्रकाश डाले। आप लोग पढ़िए इनके रचनाओं को खोज के। जो हमारे देश के महत्वपूर्ण लेखक हैं, कुछ चोटी के पहुंचे हुए लेखक है, उनको तो जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, आज भी बहुत सारे लेखक आ रहे हैं, आज के लेखकों के योगदान को हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आज भी जो कुछ महत्वपूर्ण है उनको खोज के पढ़िए। पाश्चात्य देशों के, चूंकि आप साहित्य देखिए, रिसर्च में आप जा रहे हैं, पीएचडी की क्लास करने के बाद आप लोग रिसर्च के क्षेत्र में उतर जाइएगा। आप लोग एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस टॉपिक पे रिसर्च करना होगा, लेकिन यह धारणा अपने मन के अंदर बनाकर मत रखिएगा कभी, जो कि अधिकांशतः रिसर्चर बना लेते हैं, वो अपने आप को उस टॉपिक से ही बांध लेते हैं। लगता है कि अब उनका 4 साल या 5 साल का जीवन उस टॉपिक के इर्द गिर्द ही घूमने लगता है। यह भूल अपने जीवन में कभी मत करिएगा। रिसर्च के दौरान ही आप इतना गहराई से अध्ययन करिए, इतना अध्ययन करिए, इधर केवल हिंदी साहित्य का ही नहीं और अंग्रेजी साहित्य से भी यदि कुछ मिले, बहुत सारे अच्छे लेखों का अध्ययन करिए, ताकि आपके दिमाग में अभी से ही एक व्यापक दायरा विकसित हो जाए। केवल और केवल अपने टॉपिक से बंद करके रिसर्च मत करिए, कभी ये जीवन में भूल मत करिएगा। 4-5 साल का जो जीवन है, या इसे सिर्फ एक टॉपिक में का अध्ययन करने में ही मत बिताइए। एक व्यापक दायरा विकसित करिए इस समय में, और इस समय का संपूर्ण सदुपयोग करें। अब तो आपके मगध यूनिवर्सिटी में नए शिक्षक आ चुके हैं, अब तो बहुत सारे ज्ञान की बातें उन चुके नए युग के हैं सारे शिक्षक, तो बहुत सारी नई बातें जानने को मिलेंगी। आप लोग लगातार इस तरह से प्रयास कीजिए कि हम कुछ नया सोचें, नया अध्ययन करें और गहराई से अध्ययन करें, और सिर्फ अपने टॉपिक से सीमित न होकर के अपने अध्ययन का दायरे को विस्तृत करें। 5 साल के जीवन का पूर्ण सदुपयोग करिए रिसर्च में। ठीक है, ठीक है, चलिए अब अगले कक्षा में जब इस पर जब क्वेश्चन आएगा तो क्या मतलब सभी जो बिहार के जो कवि हैं या नहीं, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि देखिए प्री पीएचडी में जो क्वेश्चन आएगा वह मुख्यतः क्या कहलाता है, जो आप लोग को ऊपर शोध प्रविधि वगैरह के बारे में पढ़ना है, आलोचनात्मक शोध प्रविधि कौन कौन सा सब है चैप्टर एक तो शुरुआत में, उससे भी क्वेश्चन आएगा। और इसके अलावा ये सारे जो टॉपिक्स है, इसके अलावा जो 12-13 टॉपिक हैं, उससे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप मतलब कि उतना सारा क्वेश्चन आ ही जाए। प्री पीएचडी में बहुत सीमित मात्रा में हो सकता है कि 5 ही क्वेश्चन दे, लेकिन जब इंसान अध्ययन कर रहा है तो शिक्षक हम आपको क्या बताएं कि रिसर्च में अधिक से अधिक अध्ययन करिए। तो शिक्षक से यदि कुछ मिल रहा है उसके बारे में विस्तार से, उसे जानिए, उसे समझिए, और क्या। हाँ, हम तो प्री पीएचडी का कक्षा जब चल रहा था, यूनिवर्सिटी खुली हुई थी, तो उस समय बहुत सारे लोग ले रहे थे, भरत सर भी ले रहे थे, परम सर भी ले रहे थे, हम भी लिए थे। तो उस समय आप लोगों को हम और भी बहुत सारे बताए थे, शोध प्रविधि क्या होती है, आलोचनात्मक शोध प्रविधि, सारे शोध प्रविधियों के बारे में बताए थे हम लोग। और अभी परम सर भी क्लास लेते हैं तो शायद आप लोग को बताते भी हैं, बताते हैं ना।
हाँ, यस तो मैम। वो सारी बातों को मिला-जुला करके आप लोग को इसका एग्जाम होगा। तो आप उससे मत देखिए कि किससे क्या पूछा जाएगा। आप लोग यदि विस्तृत अध्ययन कोई पढ़ा बता रहा है तो आप लोग उसको ग्रहण करिए और कुछ नहीं। यस हम मैम, यहाँ बोलिए। एक दूसरे को कनेक्ट करके लिख सकते हैं हाँ, मैम। लिख सकते हैं। तो यदि यदि जानकारी यस रहेगी तो इससे इंसान लिख लेगा। ठीक है? तो बिहार के, यस मैम। चूंकि बिहार के हिंदी साहित्यकार पढ़ना है तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण चुने हुए साहित्यकारों को पढ़ा देंगे बस। इसके बाद किसी और टॉपिक उठा लेंगे। ठीक है? यस मैम। चलिए, तब तक शायद ठीक यूनिवर्सिटी मैम। खुल ही जाए सितंबर अक्टूबर से, देखिए क्या होता है। खुल जाएगा तो फिर सामने, सितंबर में खुल जाएगी मैम? नहीं सितंबर तक से संभव नहीं लग रहा है। देखिए अक्टूबर अक्टूबर से खुल जाए, खुल जाएगा तो फिर बताएंगे कि विस्तार से आप लोग के बारे में। ठीक है? तो मैम ये हम लोग की एग्जाम कब होगा मैम, अगर अभी तो होगा तो? एग्जाम के बारे में कुछ नोटिस नहीं आई है। अभी तो जो बीए का फाइनल एग्जाम है, फाइनल सेमेस्टर का, और एमए का, अभी उसी पे वाद विवाद चल रहा है कि एग्जाम लिया जाए कि ना लिया जाए। तो आप लोग का एग्जाम कहाँ से होगा? तो ये क्योंकि हम लोग का समय काउंट होगा मैम, हाँ जो काउंट, क्योंकि फरवरी से क्लास चल रहा है? क्योंकि क्लास चल रहा है, जब तो काउंट होना चाहिए। क्लास चल रही है ना आपको, यस आप लोग मैम। की, तब काउंट क्यों नहीं यस होगा? मैम, ऑनलाइन भी तो क्लास चल ही रही है, हाँ काउंट होना चाहिए। हाँ, काउंट होना चाहिए। आप लोग का ये पीरियड काउंट होगा। आप लोग का लेट नहीं होगा सेशन, पीरियड काउंट होगा सीधे सीधे। इसके बाद होगा एग्जाम होगा, और क्या। यस मैम, क्योंकि कम बेसी टॉपिक तो सब पढ़ाई हो ही चुका है। हाँ, चलिए ठीक है। क्योंकि परम सर भी शोध प्रवृत्ति के बारे में मैक्सिमम बता ही चुके हैं। हाँ, और जब क्लास चल रही थी तो भरत सर लोग भी पढ़ाई ही थे। यस मैम। चलिए ठीक है तब। ठीक मैम, ठीक, ठीक प्रणाम मैम। ठीक, ओके।